नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं कह सकता हूं कि ठीक हूं, लेकिन इस वक्त जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर गए, खुद को ठीक कहना भी ठीक नहीं लगता है। वैसे आपने चिंता की, आपने प्रार्थना की, दुआ की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान सभी को रखना है और मुझे भी। मैं कोई अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। जब भी लगेगा कि आराम की ज़रूरत है तो कभी कभी ब्रेक ले लूँगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम घोर लापरवाहियों का क्रूर समय देख रहे हैं। यह हम पर थोपा गया है। फिल्म अभिनेता और यूट्यूब ब्लॉगर राहुल वोहरा आखिरी पोस्ट में यही लिख पाए कि अगर अच्छा इलाज मिलता तो बच जाते। राहुल नहीं बच सके, लेकिन क्या यही वो बात नहीं है जो आप सब कहना चाहते हैं? अच्छा इलाज मिलता तो आपके अपने बच जाते। राहुल की पत्नी ने उनका एक वीडियो भी डाला है। इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम पे। बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है। बिना इसके कुछ नहीं आता इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला, एक ज़रा सा फॉल्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करते हैं, एक बॉटल होती है, उस बॉटल को फुल भर के उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है। वो करके चले जाते हैं, फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है। एक एक डेढ़ घंटे बाद आते हैं। तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर इसको लगाओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो कि सुनो प्लीज़ ये कर दो, कहते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बताओ मैं इसको वो करके क्या करूँ मैं? अस्पताल में लापरवाही हुई या नहीं यह साबित करना आसान नहीं, लेकिन राहुल ने जो कहा वो कई मरीजों का सच है। इसे कौन नहीं जानता? इलाज नहीं, अस्पताल नहीं, अस्पताल मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं। कोविड के दौरान एम्बुलेंस की आवाज हम सफर बनी रही। एक एम्बुलेंस जाती नहीं कि दूसरी आ जाती। जब नहीं आती थी तब भी सायरन की आवाज मेरे कानों में गूंजती थी। ऐसा इसलिए हुआ कि एक एम्बुलेंस करीब आकर दूर जाती नहीं कि दूर से एक और एम्बुलेंस के करीब आने की आवाज सुनाई देने लग जाती। मैंने एम्बुलेंस के वीडियो बनाने शुरू कर दिए। बिस्तर पर लेटे लेटे एम्बुलेंस गिनने लगा और गिनते गिनते भूलने लगा। इस तबाही में हम सब मरीज हैं, जो एम्बुलेंस में हैं और जो एम्बुलेंस में नहीं है। जो जिंदा है वो दूसरों की भी मौत मर रहा है। ठीक ठाक व्यक्ति भी दहशत में है कि एम्बुलेंस की नौबत ना आए, और क्या समय पर एम्बुलेंस आएगी। उसे पता है सायरन बजाती ये एम्बुलेंस जरूरी नहीं कि समय पर आई, मुमकिन है कई घंटों के इंतजार के बाद आई। भागती ऐसे है जैसे इससे अधिक वक्त का पाबंद कोई और नहीं, जैसे काम सबसे ज्यादा इस सरकार से कोई और ना करता। दरअसल सारा देश इस एम्बुलेंस में भाग रहा है या एम्बुलेंस के पीछे पीछे भाग रहा है। लोग अपनी कार को एम्बुलेंस की तरह देख रहे हैं। ऑटो वाले को लगता है कि उसका ऑटो एम्बुलेंस कैसे बन जाता, ठेले वाले को लगता है उसका ठेला एम्बुलेंस बन जाता। सब कुछ नियंत्रण में है और बहुत कुछ किया जा रहा है। जैसे तमाम सरकारी दावों के बीच एम्बुलेंस का सायरन उस झूठ को चीर रहा है जिसे हमें सच मानने को कहा जा रहा है। एम्बुलेंस चाहती है कि इस वक्त उसकी आवाज को आप फरमान के रूप में सुने कि उसके लिए भी अस्पताल के पहुंचने के रास्ते खत्म हो चुके हैं। ये एम्बुलेंस कहीं पहुंच नहीं रही है, बल्कि केवल भाग रही है, इस अस्पताल से उस अस्पताल। मेरे व्हाट्सएप का इनबॉक्स एम्बुलेंस से लेकर वेंटिलेटर चाहिए की अपील से भरा हुआ है। मामूली दवाओं की अपील से भरा हुआ है। बनारस से एक नौजवान का मैसेज आता है, सर दादी को वेंटिलेटर चाहिए। जितनी देर में मैं उस मैसेज की अपील के लिए फेसबुक पर जाकर पोस्ट करता हूं, उसका मैसेज आ जाता है, सर छोड़ दीजिए,
दादी गुजर गई, एम्बुलेंस भाग रही है। हमारे पूर्व सहयोगी और मित्र मोहम्मद असीम अलीगढ़ में अपने बहनोई को कार में लेकर भागते रहे। उनकी सांस उखड़ रही थी। एक एक पल ऐसा था जैसे जाती हुई जान के आखिरी सिरे को झुककर कोई पकड़ ले। असीम के बहनोई को ऑक्सीजन नहीं मिला। एक अस्पताल के भीतर पहुंच भी गए तो कोई नहीं आया। असीम चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कोई नहीं आया। उनकी सांस उखड़ गई। असीम ने लिखा है, मौत को कोई समझा ले, लेकिन जिस अपमान से गुजरा हूं उसे कोई कैसे समझाए। उसके बहनोई फर्श पर पड़े रहे और उस अस्पताल ने उनके ठंडे शरीर को ले जाने का इंतजाम तक नहीं किया, क्योंकि वहां भर्ती नहीं हुए थे। इस वक्त हर खाली दीवार पर मरीजों और तीमारदारों के ऐसे ही अनुभवों को लिख दिया जाना चाहिए। इस वक्त अखबार के पन्ने और टीवी के पर्दे पर ऐसे अनुभव किसी कोने में खिसका दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त केवल ऐसी ही क्रूरताएं हर समय दर्ज की जाएं। बहुत से लोग फेसबुक पर श्रद्धांजलि लिखते समय इन सब जानकारियों को गायब कर दे रहे हैं। लोगों की श्रद्धांजलियां भी सरकारी आंकड़ों की तरह हो गई हैं। बेईमान। यह जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं वो हमारे समय का झूठ है। एम्बुलेंस को पता है कि वो झूठ है। वो बस उस सच की तरफ भागने का नाटक कर रही है जो है ही नहीं। इसीलिए मैं इन्हें देखता हुआ यही सोचता रहा, ये एम्बुलेंस शमशान जा रही है या अस्पताल। अस्पताल तो है नहीं। वैसे मेरी खिड़की से एक अस्पताल दिखता है। इस इलाके का बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। धुंधली तस्वीर के लिए माफी, लेकिन अस्पताल की यह विशालकाय इमारत नजदीक से भी उतनी ही धुंधली लगी जब इसके बाहर अपनों को लिए तीमारदार वेंटिलेटर के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। जब यहां सीटी कराने गया तो एक लड़की अपनी मां को लेकर आई थी। चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कांप रही थी कि सांस कभी भी थम सकती है। उसका बिलखना मीडिया क्रांति के इस दौर में दर्ज नहीं हुआ। मीडिया क्रांति ने अपने पाठकों और दर्शकों के साथ बेईमानी की है। बालकनी और छत से एम्बुलेंस के वीडियो बनाते बनाते अब मैं इस एम्बुलेंस के पीछे चल रहा हूं। इस बार मेरी कार एक एम्बुलेंस के पीछे चल रही है। यह एम्बुलेंस अस्पताल नहीं जा रही है। इस एम्बुलेंस की रफ्तार धीमी है, वैसी तेज नहीं जो अस्पताल पहुंचने के वक्त होती है। हम सब उस टीचर को छोड़ने जा रहे हैं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, जिसके छात्र रो रहे थे कि उनकी बेस्ट टीचर चली गई। पापिया मैम बहुत शानदार टीचर थी। ऐसे ही कितने बेस्ट लोग चले गए। जो आपके हैं वो तो आपके लिए बेस्ट ही थे। यूट्यूबर राहुल वोहरा की तरह इन्हें भी अच्छा इलाज नहीं मिला। अच्छा इलाज मिलता तो बच जाती। राहुल वोहरा की यह लाइन हर जगह जाकर चिपक जाती है। इस वक्त इस एम्बुलेंस की केवल बत्तियां फ्लैश कर रही हैं। सायरन की आवाज चुप हो गई है। ठीक उसी तरह जैसे किसी के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया जाता हो। यह एम्बुलेंस की अपनी भाषा है, अंतिम विदाई की भाषा। चुपचाप जैसे सर झुकाए चली जा रही है। यह कहानी आपकी ही है जो मैंने बताई। मैंने तो बस जो देखा और कहा। जो बचा है वो भी उसका हिस्सा मर रहा है जो नहीं बच सका है। क्या आप अब भी नरसंहार शब्द के इस्तेमाल को लेकर सोच रहे हैं? बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, केस हो जाएगा। इसलिए यह तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में एम्बुलेंस धूल खा रही है। सांसद निधि फंड से खरीदी गई है, यानी जनता के पैसे से। अच्छी बात है कि किसी सांसद ने इस बारे में पहले सोचा, लेकिन रुकिए, यह एम्बुलेंस छपरा जिले के भीतर चलती है या छपरा के मरीजों को लेकर पटना भागते रहती है, जिससे सांसद को वाहवाही मिली? छपरा के सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है? आबादी के अनुपात में कितने वेंटिलेटर हैं, कितने ऑक्सीजन बेड हैं? बिहार के सारे जिलों के एम्बुलेंस का मुख्य काम यही है, पटना भागो। रूडी का कहना है कि कोरोना के कारण ड्राइवर नहीं मिल रहा है। यही एकमात्र जवाब नहीं हो सकता। यह भी देखना चाहिए कि ड्राइवर और एम्बुलेंस का स्टाफ जो है उसे कितना वेतन मिलता है और समय से मिलता है या नहीं। एम्बुलेंस चलाने के लिए पायलट का लाइसेंस नहीं चाहिए।
खुद ही रूडी कहते हैं कि सांसद निधि से 80 एम्बुलेंस आई और 50 चल रही है। इस महामारी में 30 एम्बुलेंस का नहीं चलना कितना भयावह है, इस पर रूडी को खुद जोर देना चाहिए। यह तो और दुखद है कि प्रशासन को पत्र लिखने के बाद भी एम्बुलेंस खड़ी है। इस बात को उजागर करने के लिए रूडी पप्पू यादव पर केस करने लगे हैं। लेकिन इस देश में आपको कई जगहों पर एम्बुलेंस ऐसी ही खड़ी मिल जाएगी, बेकार और धूल खाती हुई। लोगों से एम्बुलेंस वालों ने 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक वसूले हैं। खुलेआम लूट हुई है। इसलिए जरूरी है कि हर वो आदमी जो इस अनुभव से गुजरा है उसे दर्ज करना ही होगा। इसका एक तरीका बताता हूं। बड़ा सा पोस्टर बनाइए, उस पर अपनी आप बीती के एक एक डिटेल लिखिए और अपने घर की छत या बालकनी के बाहर लटका दीजिए। अखबार और टीवी से नहीं होगा, आप ये बात जानते हैं। मेरे चाचा जमानिया में रहते हैं, हम लोग जमानिया में रहते हैं, और उनको कोविड हो गया था तो उनकी सांसें फूलने लगी। तो जैसे ही हम लोग टाउन जमानिया में पहुंचे तो वहाँ पे कोई डॉक्टर हॉस्पिटल ऐसा कुछ मिला नहीं। तो हम लोग बहुत तेज़ी से किसी तरह से करके बनारस आए। बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन का कोई कहीं नहीं मिल पा रहा था और कहीं बेड अवेलेबल नहीं था। और फिर एक हॉस्पिटल में, छोटे से हॉस्पिटल में एक लास्ट में किसी तरीके से इधर उधर करके बेड मिला। तब तक मेरे चाचा गुजर गए और जैसे ही मेरे ये सदमा मेरे बाबूजी को लगा, पापा को लगा, तो वो भी नहीं रहे। और फिर इसी बीच, इन्हीं दौरान बीच में जब भी लोग मिलने आ रहे होंगे, मेरे मम्मी को कोविड हो गया था। फिर अगले दिन मम्मी की सांसें फूलने लगी, ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से डाउन होने लगा और उनको लेके हम लोग बहुत तेजी से भागे। जमानिया कस्बा गाजीपुर में तहसील है और वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं और कहीं हॉस्पिटल में कहीं कुछ व्यवस्था नहीं थी। और फिर हम लोग के पास टाइम बहुत कम था, हम लोग बनारस आने तक का समय नहीं था। तो गाजीपुर जिले में हम लोग पहुँचे वहाँ पे भी कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, कोई बेड नहीं था। और फिर किसी तरीके से इधर उधर करके अफरा तफरी चारों तरफ मची हुई थी। और जैसे ही एक नॉर्मल सा बेड मिला, जैसे ही मेरी मम्मी बेड पे गई, 2 मिनट के अंदर वो इस दुनिया में नहीं रही। बहुत हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं डिप्रेशन में जा चुका था। मेरे घर से 3 लोग, मम्मी, पापा, चाचा, तीनों लोग चले गए 2-3 दिन के अंदर ही। अमीर और मिडिल क्लास ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके लिए प्राइवेट अस्पताल कम पड़ जाएंगे। इस बार उन्हें पता चला कि हर प्राइवेट अस्पताल नहीं होता। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ औसत होते हैं और ज्यादातर दुकानें होती हैं, सिंपल दुकान। आपने कभी भी सरकारी अस्पताल की चिंता नहीं की, गरीब और आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। देवेंद्र शर्मा ठीक कहते हैं कि उन अर्थशास्त्रियों से हिसाब लिया जाए जिन्होंने केवल अस्पतालों के निजीकरण की बात की, सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने की बात नहीं की। हालत यह हो गई है कि कमजोर तबके के लिए बने ईएसआईसी अस्पतालों की तरफ भी लोग भागने लगे। जो हुआ उसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जानता हूं आप जो कहना चाहते हैं उससे डर रहे हैं। आप जीनोसाइड या नरसंहार कहने से डर रहे हैं। अगर इसे साफ साफ नहीं कहा गया तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी बेईमानी होगी। जैसे रविवार को गुजरात के प्रतिष्ठित अखबार गुजरात समाचार ने पहले पन्ने की बैनर हेडलाइन से ऊपर एक लाइन लिखी, जब देशवासी कोविड से मर रहे थे तब लोक सेवक सरमुख्तियार बन रहे थे। गुजराती में सरमुख्तियार का एक मतलब तानाशाह भी होता है। और लाइन के नीचे दिल्ली में बन रहे 22,000 करोड़ के सेंट्रल विस्ता का भी जिक्र है। लिखा है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। प्रधानमंत्री भी ऐसा ही कर रहे हैं। कोरोना के बीच फकीर अपना घर बना रहा है।
कोई सीधे नहीं कह रहा कि तानाशाह कौन है। जैसे मरीज अस्पताल ढूंढ रहे हैं, उसी तरह अदालत और मीडिया अल्फाज ढूंढ रहा है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को लेकर पिछली बार भी कांग्रेस और विपक्ष ने कहा था कि इसे रोककर गरीबों की मदद की जाए। आज फिर प्रियंका गांधी ने कहा कि 20,000 करोड़ में 13 एम्स बन जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत नरसंहार से कम नहीं, जीनोसाइड से कम नहीं। नरसंहार तो नरसंहार है, पर क्या कोर्ट ने नरसंहार नहीं कह दिया? कह तो दिया। नॉट लेस देन जीनोसाइड या मोर देन जीनोसाइड कुछ नहीं होता। जीनोसाइड जीनोसाइड होता है। अदालत के प्रति आभार इस साहसिक और सटीक टिप्पणी के लिए। जब ऑक्सीजन से होने वाली मौतों को नरसंहार कहा गया, तो क्या नरसंहार के लिए कोई अपराधी नहीं है? दिल्ली के बत्रा और जयपुर गोल्डन अस्पताल में लोग चीखते रहे कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। 30 से अधिक लोग ऑक्सीजन ना होने से मर गए और इस नरसंहार पर सन्नाटा है दिल्ली में। इसकी अलग से गिनती ही नहीं कि कितने लोग ऑक्सीजन बेड ना मिलने से, अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से और सिलेंडर ना मिलने से महान विश्व गुरु भारत ने मर गए। 63 हमारी सहयोगी उमा सुधीर को पता चला कि हैदराबाद के एक प्रतिष्ठित अस्पताल किंग कोटी में ऑक्सीजन कम हो रहा है। बाद में आधिकारिक तौर पर कहा गया कि स्थिति संभाल ली गई, लेकिन 20 साल के रोहित के हाथ में यह छोटा सा सिलेंडर सच्चाई बयां कर रहा है। रोहित ने बताया कि ऑक्सीजन कम होने से उनके भाई को साथ वाले मरीज ने सिलेंडर दे दिया, क्योंकि उनके पास 2 सिलेंडर थे। इससे उनकी जान बची। अब रोहित इस छोटे से सिलेंडर को भराने जा रहे हैं ताकि वो साथ वाले मरीज को ऑक्सीजन लौटा सके। Yesterday suddenly this oxygen scarcity happened. అవును సడన్గా అయింది. నిన్న ఈవినింగ్ ఒక 3:30 ఆ టైంలో అయింది. 2 అవర్స్ వరకు ఆక్సిజన్ అయితే లేదు. మన సొంతంగా మనం పెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వల్ల 3 మెంబర్స్ చనిపోయారు. And now you are regularly keeping your own oxygen here? లేదు, వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. అంటే మన ఎమర్జెన్సీ కోసం మనం నిన్న అయినట్టు మళ్ళీ రేపు కూడా అవ్వచ్చు కదా, అట్లా అని చెప్పి నా ఎమర్జెన్సీ కోసం నేను మళ్ళీ రీఫిలింగ్కి పంపిస్తున్నాను। ऑक्सीजन की समस्या को दिल्ली की नजर से मत देखिए। ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली के लोग भारत के नागरिक हैं। मेरे ही परिचय में एक नौजवान की मौत इसलिए हो गई कि हरियाणा के अस्पताल में ऑक्सीजन ना होने के कारण वेंटिलेटर नहीं मिला, और उसके भाई की मौत बिहार में हो गई कि अस्पताल में ऑक्सीजन कम हो गया, सिलेंडर भरा नहीं सका। इसलिए ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल के भीतर और बाहर मारे गए लोगों की गिनती अलग से होनी चाहिए। इतना तो कहना ही था मुझे। इसे बार बार और कई साल तक कहते रहने की जरूरत है। जिनकी जवाबदेही है उनका नाम लेकर कहा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने क्या किया। क्यों नहीं इस नरसंहार का अलग से हिसाब रखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि महामारी अब खात्मे की तरह है, ठीक उसी तरह से जैसे पिछले साल कहा गया कि कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। कोई सफाई नहीं कि किस आधार पर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। एक और प्रसंग बताता हूं। जैसे आप अस्पताल ढूंढ रहे थे और मीडिया ठकुर सुहाती के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था, रेल मंत्री रोज ट्वीट कर रहे थे कि उनकी रेलगाड़ी यहां से ऑक्सीजन लेकर वहां जा रही है। उसी समय अदालत में भी बहस चल रही है कि ऑक्सीजन है कहां, पहुंच क्यों नहीं रहा है। लोग ऑक्सीजन के बगैर मर गए हैं। मंत्री के ट्विटर पर ऑक्सीजन पहुंच रहा है, अदालत की बहस में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। और आपके अपने अस्पताल के बाहर बिना ऑक्सीजन के मर जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें हलफनामा रात 10 बजे दिया गया और सुबह अखबार में छपा हुआ था। अखबार को पहले मिला। कोर्ट की सुनवाई के दौरान नेटवर्क कमजोर हो गया, इसलिए अब इस पर विचार करने के लिए गुरुवार की तारीख तय हुई है। ऐसा नहीं है कि इस तबाही के लिए राज्य सरकारें कम जिम्मेदार हैं, वो भी बराबर की जिम्मेदार हैं। अब आते हैं मरीजों के परिजनों के सूचना के अधिकार के सवाल पर। आम आदमी को छोड़िए, यूपी के फिरोजाबाद से बीजेपी के विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी भी यही शिकायत कर रहे हैं कि एसएन मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी भर्ती हैं, उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। उनकी पत्नी को 3 घंटे तक जमीन पर रखा गया, खाना नहीं दिया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है।
हमारे सहयोगी जितेंद्र ने यह रिपोर्ट भेजी है, उनसे बात की है। मेरी पत्नी संध्या लोधी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी फिरोजाबाद से। वहाँ उसी ज़मीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया है। यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। अभी तक हम लोगों का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात जगकर पूरे प्रदेश के हालचाल ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने बहुत धुंधली की भूमिका निभाई है कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो किया। ईश्वर ना करे कभी किसी गरीब के साथ ऐसा हो। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। अब मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। पता नहीं अभी भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। 3 दिन हो गए, अभी हमें कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है। अगर मुख्यमंत्री दिन रात जागकर काम कर रहे हैं, तब यह हाल है कि उनके ही विधायक को एक अदद सूचना मयस्सर नहीं है। विधायक जी ने ठीक बात कही कि किसी गरीब के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन हो तो रहा है गरीब के साथ भी और अमीर के साथ भी। हर दूसरा तीमारदार आपको कहता मिलेगा कि अस्पताल से कोई सूचना नहीं मिलती, ट्रीटमेंट की लाइन क्या है इसकी जानकारी नहीं दी जाती, अखबार में सूचना नहीं है, अस्पताल के भीतर की सूचना नहीं है। मरीज अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से सब कुछ करने का दावा ही कर रही है। मरीज का सब कुछ खत्म हो जा रहा है। बलिया के रहने वाले झारखंड राम करीमनगर में काम करते हैं। अपने साथी हरीशचंद्र कुशवाहा को करीमनगर से हैदराबाद के गांधी अस्पताल लेकर आए, दोस्ती निभाई। करीमनगर के अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिला तो हैदराबाद आना पड़ा। हैदराबाद तो आ गए, लेकिन अस्पताल के भीतर उनके दोस्त के साथ क्या हो रहा है क्या जानने के लिए झारखंड राम को दीवार फांदनी पड़ी। और अब शायद खबर ऐसी है कि दोस्त नहीं बचा, उसकी भी पुख्ता सूचना समय पर नहीं मिली। इस पूरे पैंडेमिक में अगर आप देखें तो पूरी तरह से सिस्टम स्ट्रेच हो चुकी है और यही वजह है कि इन्फॉर्मेशन जो लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। झारखंड राम अपने दोस्त हरीशचंद्र कुशवाहा को करीमनगर ज़िला, जो यहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहाँ से वो गांधी अस्पताल लेके आए थे। उनको पहले वहाँ पे सरकारी अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, ज़िले का जो अस्पताल है वहाँ पे ले गए थे, वहाँ पे कोई जगह नहीं थी। और उसके बाद निजी अस्पताल में ले गए तो वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं थी और इसी वजह से सुबह 5 बजे वो यहाँ पर 6 तारीख को पहुँचे। उसके बाद वो अंदर उनको जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि लोग संक्रमित हो सकते हैं, अटेंडर संक्रमित हो सकते हैं, और इसलिए उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से वहाँ के पुलिस को चकमा देकर झारखंड राम अंदर गए, अपने दोस्त से मिलने 2 बारी गए। शनिवार के दिन वो नहीं जा पाए थे और इतवार के दिन, संडे के दिन जब वो दीवार फांद कर गांधी अस्पताल के अंदर गए, तब उनको वार्ड बॉय ने बताया था कि उनके दोस्त की मौत शनिवार के शाम को हो चुकी है। लेकिन झारखंड राम या उनके परिवारजनों को किसी को भी कोई खबर नहीं दी गई फ़ोन पर कि उनकी ये हालत सीरियस हो चुकी है या फिर उनकी मौत हो चुकी है। जब झारखंड राम अंदर पहुंचे गांधी अस्पताल के, तब उनको बताया गया कि उनका शव मॉर्चुरी में मूव कर दिया गया है और उनका फाइल भी वहां पर उनको नहीं मिला। झारखंड राम को बताया गया कि अंतिम क्रिया भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ करेंगे, क्योंकि ये कोविड के पेशेंट थे। और उसके बाद हमने जब यहाँ के म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ और गांधी अस्पताल में बात की, तब उन्होंने कंफर्म किया कि पुष्टि की कि हरीशचंद्र कुशवाहा की मौत हो चुकी है। लेकिन उनका कहना था
कि जब तक कि कोई फैमिली या ऑथराइज्ड पर्सन की कंसेंट नहीं मिलती तब तक उनकी अंतिम क्रिया भी नहीं हो सकती। यानी कि एक तरह से उनका जो लाश है अब भी अनाथ लाश की तरह मॉर्चरी में पड़ा हुआ है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। न जीने की खबर है, न मरने की खबर है, और न मरने पर खबर है। जो लोग मर गए वो सरकारी आंकड़ों से गायब कर दिए गए हैं। यही कारण था कि अलग अलग अखबारों, चैनलों के संवाददाता शमशानों में जाकर रिपोर्टिंग करने लगे। उन्हें पता था कि खबर बाहर नहीं आएगी, मगर लाश तो आएगी। सच शमशान में काम करने वाला भी बता देगा, बस उसे आधिकारिक दर्जा हासिल नहीं होगा। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट बता रही है कि मध्य प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में अप्रैल के महीने में केवल भोपाल में कोरोना से मात्र 104 लोग मरे हैं। लेकिन जब अनुराग शमशान और कब्रिस्तान के रिकॉर्ड देखने गए तो पता चला कि उन रिकॉर्ड के अनुसार 3000 से अधिक मौत हुई है। सरकार के लिए ये आंकड़ों का अंतिम संस्कार था। भोपाल के सबसे बड़े भदभदा शमशान के दफ्तर में जब कर्मचारी पन्ने पलटने लगे तो कई पन्ने मार्च के आंकड़े दिखाने में ही खप गए। 20 से 25 पन्नों में अप्रैल के आंकड़े सरकार शायद नहीं देखती। इन कर्मचारियों ने बाकायदा कोरोना से हुई मौतों को लाल स्याही से दर्ज किया है। ये जितने आपको रेड राइट दिखेंगे ये कोरोना, वो जो सामान दिख रहा है आपको ये सामान मृतक के। कारण भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी। पूरे मार्च में 307 मृतक देह आई, उसमें से 152 सामान्य मृतक देह थी और 155 कोरोना मृतक देह थी। वहीं अपन अप्रैल में आते हैं तो अप्रैल में एकदम से विस्फोटक स्थिति आई और पूरे 1 से 30 अप्रैल के बीच में 2052 मृतक देह भदभदा में आई, जिसमें से 398 सामान्य मृतक देह और 1652 कोरोना मृतक देह थी। तो इस तरीके से अगर अपन वैल्यूएशन करें तो अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा आप हम के लिए दुखद है। मृतक के परिजन एक फॉर्म भरते हैं, फिर रसीद कटवाते हैं, तो वो पूरा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे पास रहता है और वो रिकॉर्ड प्रतिदिन शासन के भी कुछ विभाग वो प्रतिदिन हमारे यहाँ से रात में आंकड़ा लेकर जाते हैं। यही हाल शहर के पहले कोरोना के लिए निश्चित झदा कब्रिस्तान का है। लगातार अप्रैल में शव आते रहे। कमेटी का कहना है ऐसा खौफनाक मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अप्रैल की उसकी बात करें तो बहुत भयानक स्थिति थी। कम से कम मैं 30 साल से इस कब्रिस्तान को देख रहा हूँ। 30 साल के अंदर मेरे टाइम के अंदर एक ये अप्रैल का ऐसा महीना था, बहुत टेंशन भरा, बहुत डेड बॉडी थी। 388 बॉडी है कोरोना की। कभी हमारे पास ऐसा नहीं है। डेली आम दिनों के अंदर आती हैं तो हमारे पास 4-5 आती थी, लेकिन इसके अंदर 15, 18, 20, 27, 32 ऐसी बॉडी कंटिन्यूज आई। लेकिन सच्चाई तो है, सरकार ये बात सही है, 100 में 100% आंकड़े छुपा रही। कुछ नर्सिंग होमों की बॉडी आती है तो डायरेक्ट घरों पे दे रहे हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसको आंकड़े छिपाकर अवार्ड नहीं मिलने वाला। कि चाहे डेथ का मामला हो या डेथ ऑडिट का मामला हो, ये छुपाने का, इसको हाइड करने का ना कोई मंशा है और ना इसकी जरूरत है। इसलिए इस तरह का ये कोई नहीं छुपा रही। लेकिन सरकारी दावों से इतर अकेले भोपाल में कब्रिस्तान और शमशान के आंकड़े जोड़ें तो कोरोना के 3811 शवों का अप्रैल में अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें भोपाल जिले से 2557 शव थे। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे अप्रैल में कोरोना से भोपाल में सिर्फ 104 मौतें हुई। पूरे कोरोना काल में राज्य में मौत का सरकारी आंकड़ा अब तक 6420 है, जबकि भोपाल में 795। आपदा के वक्त जो बात लोगों को सबसे पहले जानने का हक है वो है सच। लेकिन लगता है सरकारों ने आंकड़ों का ही अंतिम संस्कार कर दिया। नहीं तो क्या संभव है कि एक साल में सरकारी आंकड़ों में जितनी मौत दर्ज हो उससे कहीं ज़्यादा
कुछ ही महीनों में अकेले अंतिम यात्रा के आखिरी साक्षी यानी शमशान और कब्रिस्तान दर्ज कर लें। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सवाल ये है कि इन बातों को तो पिछले 1 साल से कहा जा रहा था कि अस्पतालों का इंतजाम करना है, चीजें बेहतर करनी है। उन 1 सालों में नहीं हुआ। जब लोग मर रहे थे, मर गए, तब उसके बीच से कुछ करने की आहटें सुनाई देने लगी और प्रोपेगेंडा तैयार किया गया कि किया जा रहा है। ज्यादा बोलिए तो पुलिस में केस किया जा रहा है। यही हो रहा है आपके देश में। लोग मर रहे हैं और कोई मर गया है, इसके बोलने की भी इजाजत सरकारी आंकड़ों से नहीं है। आपको अनधिकारिक आंकड़ों से, ऑफ रिकॉर्ड आंकड़ों से मरने वालों का पता लगाना पड़ता है। यह सच्चाई है आपके समय की। ब्रेक ले लेते हैं। अब बिहार की बात करते हैं। मनीष कुमार दरभंगा गए। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से लोग हर वक्त यह ना लिखते हों कि वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यह सब तो दिल्ली में भी है, लेकिन मामूली दवाएं भी लोगों को उपलब्ध नहीं है। ये हाल है बिहार का। बिहार की राजधानी पटना का क्या हाल है, इस पर बात अभी मत कीजिए, क्योंकि मनीष दरभंगा गए हैं, वो हाल देख लेते हैं। बिहार में पिछले 3 दिनों से मामले जो हैं, कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं, उनकी संख्या में कमी आ रही है। लेकिन हर व्यक्ति इस बात को लेकर संशंकित है कि आखिर ग्रामीण इलाकों में क्या हाल है। हम यहाँ फिलहाल दरभंगा जिले के सिंघवाड़ा ब्लॉक में हैं। यहाँ पर एंटीजन टेस्ट और साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट की भी व्यवस्था है। लोग हैं, काफ़ी संख्या में हैं। यहाँ पर हर दिन अमूमन 200 एंटीजन टेस्ट होता है और करीब 10। आप लोग कितना एंटीजन और कितना RT-PCR करते हैं? अभी 2 दिन से टारगेट है 200 का। एंटीजन 200। पहले कितना था? पहले तो कम था, 65-70 रहता था। 65-70 RT-PCR का आता था और एंटीजन का कम आता था सर। अभी जो है टीका के लिए बढ़ गया है। वैक्सीन 18+ शुरू हुआ है ना टीका, इसीलिए बढ़ गया है। पर डे का 200 टारगेट आता है। पॉजिटिव ज़्यादा जांच हो रहा है तो पॉजिटिव भी ज़्यादा आ रहा है सर। पहले नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि जांच बढ़ गया है ना, इसलिए ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि गाँव में फैला हुआ है। हाँ, बीमारी तो फैला हुआ है, गाँव तक आ गया है। आप लोग यहाँ पे ग्रामीण इलाके से आए, क्या पोजीशन है गाँव में, क्या स्थिति है? गांव में स्थिति है कि मैंने अभी परसेंटेज के हिसाब से 5 से 10%। अच्छा। लेकिन फैल रहा है, बढ़ रहा है। कैसे फैल रहा है? इसलिए कि हम लोग पता करते हैं ना कि किस टोले में क्या स्थिति है। आप लोग के गांव में? मेरे गांव में भी कुछ है, बट ये अभी उतना प्रभावी रूप से नहीं हुआ। लोग छिपा रहा है या लोगों को मालूम नहीं चल पा रहा? नहीं, मालूम नहीं चल पा रहा। जांच कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बट यहाँ पे उतना अच्छे तरीके से हो नहीं पा रहा। जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। आप लोग कहाँ से आए? राहुल से। तो क्या स्थिति क्या है गांव के अंदर? स्थिति क्या है गांव के अंदर? है वही कि जार बुखार जो है सो ज़्यादा लोगों को आ रहा है, खांसी भी ज़्यादा है। अभी मौसम का हिसाब से जो लोग ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं तो ठीक भी हो रहे हैं। ये चीज़ है। छिपा भी नहीं? नहीं, छिपा तो नहीं रहे लोग, लेकिन वही कि सर्दी खांसी जुकाम तो है ही है सबको। तो ये है कि गांव में काफ़ी फैला हुआ है। कितना सही है? सही है, गांव में फैला है। कम्युनिटी लेवल पर अभी चला गया है। पहले कम्युनिटी लेवल पर नहीं फैला था, लेकिन सेकंड जो इसका वेव आया है वो कम्युनिटी लेवल पर चला गया है। अभी हम लोगों को जो यहाँ पेशेंट आ रहा है, घर माने हर 10 घर में एक घर में जरूर एक आदमी को है मिनिमम। लोग छिपा भी रहे हैं? बहुत लोग छिपा रहा है, बहुत लोग जांच करवा ले रहा है और जांच करवा के घर ही में बैठा हुआ रहता है। और वो जब सिम्टोमेटिक होता है, जब उसको सर्दी खांसी, जब दम फूलने लगता है, तब हम लोगों के पास फ़ोन करता है जो हम कोविड पॉजिटिव है। इस तरह का केस मिल रहा है हम लोग। स्थिति कितना भयावह है? स्थिति तो बहुत भयावह है। अभी कम्युनिटी लेवल पर जिस स्तर से फैला हुआ है, जिस स्तर से हम लोगों को फ़ोन आ रहा है, चारों बगल से फ़ोन आ रहा है जो अभी एक घर में 4-4 आदमी बीमार हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जांच कराने के लिए नहीं आते हैं। जो जांच कराने के लिए आ रहे हैं उनका कहना है एंटीजन टेस्ट ज़्यादा हो रहा है,
वो भी एक लोगों के बीच में जो है आप कह सकते हैं कि हेजिटेशन का कारण ही, या उनको लग रहा है कि इसका जो निगेटिव है वो फिर बाद में जिस प्रकार से नियम था कि RT-PCR में उसकी जांच जरूर की जानी चाहिए, वो इस बार उसकी कमी है। कैमरामैन हबीब अली के साथ सिंगवाड़ा ब्लॉक से मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए।